नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा 16 महाजनपदों को और मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था हमारा मगध। कौन सा था? मगध। और अगर मगध की राजधानियों को देखा जाए तो गिरिवज्र, राजगृह, राजगीर और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानियां कहा जाता है। दोस्तों, अगर मगध के बारे में देखा जाए तो कह सकते हैं पुराणों के अनुसार, क्या बताया? पुराणों के अनुसार मगध का संस्थापक बृहदत्त वंश का शासक जरासंध को माना जाता है। कह सकते हैं जरासंध के पिता का नाम बृहदत्त था, इसीलिए इस वंश का नाम है बृहदत्त वंश। परंतु अगर कहा जाए तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, कह सकते हैं मगध का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। अब इन 16 महाजनपदों में क्या कारण रहा कि मगध ही सबसे अधिक उत्कर्ष की ओर गया? तो कह सकते हैं इसके उत्कर्ष के कई कारण थे। कह सकते हैं इसमें राजनीतिक कारण भी थे, कह सकते हैं इसमें आर्थिक कारण भी थे और कह सकते हैं इसमें भौगोलिक कारण भी थे। तो अगर दोस्तों इसके आर्थिक कारण को देखा जाए तो कह सकते हैं मगध जो था यह चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था और मगध के आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। अगर देखा जाए तो कह सकते हैं मगध के उत्तर में गंगा नदी थी। अगर देखा जाए दक्षिण में तो कह सकते हैं दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था। अगर इसके पूरब की बात की जाए तो कह सकते हैं इसके पूरब में चंपा नदी प्रवाहित होती थी और इसके पश्चिम को अगर देखा जाए तो कह सकते हैं पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती है। कह सकते हैं कि नदियों की उपस्थिति के कारण यहाँ की मिट्टी जलोढ़ थी और जलोढ़ मिट्टी होने के कारण कह सकते हैं कृषि अत्यधिक मात्रा में होती थी और कृषि के कारण कह सकते हैं अगर आर्थिक कारण को देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी, कृषि की अधिकता, और कृषि की अगर अधिकता होगी तो कह सकते हैं वह अधिकता उस जनता का पालन पोषण करने के साथ साथ व्यापार के कार्य में भी आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट अगर नंबर 2 को देखा जाए तो कह सकते हैं अगर राजनीतिक कारण को देखा जाए तो कह सकते हैं हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश। कह सकते हैं 3 बड़े वंशों ने इस पर शासन किया और कह सकते हैं एक से एक योग्य शासक थे। इन सभी वंशों ने, योग्य शासकों ने क्या कर दिया? मगध को एक राजनीतिक सत्ता का केंद्र बना दिया। इसके अलावा देखा जाए तो कह सकते हैं जो मगध के प्रारंभिक शासक थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे या अन्य को देखा जाए तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तो कह सकते हैं धीरे धीरे जो मगध है और उसकी राजधानी है कह सकते हैं ये धर्म से रिलेटेड भी हो गई और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र हो गई, जिस कारण लोग इसकी ओर अधिक आकर्षित हुए। नेक्स्ट अगर देखा जाए नंबर 3 भौगोलिक कारणों को, तो मैंने बताया भौगोलिक कारणों में देखा जाए तो कह सकते हैं मगध नदियों से घिरा हुआ था। अगर मगध की प्रारंभिक राजधानी को देखा जाए तो कह सकते हैं प्रारंभिक राजधानी इसकी गिरिवज्र या राजगृह थी। अगर राजगृह को देखा जाए तो राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। क्या बताया मैंने? राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। और अगर इसकी दूसरी राजधानी को देखा जाए जो कि पाटलिपुत्र थी, अगर पाटलिपुत्र को देखा जाए तो कह सकते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने कराई, जो कि कह सकते हैं हर्यक वंश का शासक था और अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और पाटलिपुत्र नामक जो नगर था कह सकते हैं गंगा, सोन और गंडक नदी के तट पर स्थित था। तो कह सकते हैं इसका जो पहला राजधानी है ये किससे घिरी हुई है? पहाड़ियों से घिरी हुई है और पहाड़ियों से घिरे होने के कारण कह सकते हैं इस पे आक्रमण कर पाना आसान नहीं था। अगर दूसरी राजधानी को देखा जाए तो ये राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी, जो कह सकते धीरे धीरे वास्तविक राजधानी बन गई इसकी। और अगर पाटलिपुत्र को देखें तो पाटलिपुत्र जो राजधानी है ये किससे घिरी हुई है? नदियों से घिरी हुई है। तो कह सकते हैं एक राजधानी नदियों से घिरी हुई
जिस कारण आक्रमण कर पाना आसान नहीं है। और दूसरी राजधानी को अगर देखा जाए या प्रारंभिक राजधानी को देखा जाए तो पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिस कारण भी इस पर आक्रमण कर पाना आसान नहीं है। नेक्स्ट मैंने बताया कि नदियों की उपस्थिति, और नदियों की उपस्थिति के कारण जलोढ़ मिट्टी के कारण कह सकते हैं कृषि अधिकता में, और कह सकते हैं मगध के शासक उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पर भी कृषि के साथ में व्यापार किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कह सकते हैं जल की उपस्थिति के कारण नौका बना करके व्यापार में सुगमता आई। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं मगध के नीचे देखा जाए तो कलिंग स्थित है, और कह सकते हैं मगध और कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो कह सकते हैं प्रारंभिक शासकों ने हाथियों का प्रयोग किया और हाथियों के सहारे बड़े बड़े युद्धों को जीत लिया। अगर देखा जाए तो कह सकते हैं मगध ने अपने पड़ोसी राज्य अंग, अवंती, वत्स, कौशल, मल्ल और वज्जी को धीरे धीरे कहीं ना कहीं किस में मिला लिया, मगध में मिला लिया। और कह सकते हैं इस प्रकार जो मगध था ये अखंड भारत का एक बड़ा गणराज्य बन गया। और इस कारण जो मगध का कह सकते हैं इतिहास है, यही हमारे प्राचीन भारत का इतिहास कहलाने जाने लगा। और हम इन 16 महाजनपदों में अगर किसी को पढ़ रहे हैं तो किसको पढ़ रहे हैं, मगध को पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर एक कारण और देखा जाए तो कह सकते हैं वर्तमान समय को स्थिति को देखें तो कह सकते हैं छोटा नागपुर का जो पठार है ये भी मगध में आता है। तो प्राकृतिक संसाधनों में छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे आया, मगध में। और छोटा नागपुर पठार लौह संसाधन का बड़ा केंद्र है। तो कह सकते हैं लोहे की बहुतायत में अधिकता, और इस लोहे की अधिकता ने क्या कर दिया, कह सकते हैं मगध को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने में काफ़ी हद तक मदद की। कह सकते हैं लोहे के कारण यहाँ पर हथियार बड़े पैमाने पर बनाए जाने लगे, और इन हथियारों का कह सकते हैं मगध की सेना में तो प्रयोग हुआ, इसके साथ कह सकते हैं अन्य पड़ोसी राज्यों को भी लोहे का आयात किया गया। दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं कई कारण रहे जो मैंने आपको बताए भी, जिस कारण मगध एक शक्तिशाली राज्य बना। तो अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख भी लेते हैं। तो हेडिंग डाली हुई है मैंने मगध का उत्कर्ष। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मगध का संस्थापक कौन है। मगध का संस्थापक कौन है तो लिख सकते हैं पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, ठीक है, कौन है, बृहदत्त वंश का, और शासक का नाम है जरासंध। ठीक है, अगर जरासंध की राजधानी देखी जाए तो ये है आपकी गिरिवज्र। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो जरासंध के अगर पिता का नाम देखा जाए तो पिता का नाम था बृहदत्त, इसीलिए इस वंश को कहा जाता है बृहदत्त वंश। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो कह सकते हैं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अगर नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट देखें तो लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश का, हर्यक वंश का बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हेडिंग डाल के आप क्या लिख सकते हैं, संस्थापक। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछता है मगध का संस्थापक कौन था तो आप आंसर में लेकिन बिंबिसार लगाएंगे। लेकिन अगर पूछता है पुराणों के अनुसार किसे मगध का संस्थापक कहा गया तो आपका आंसर क्या होगा, जरासंध। और जरासंध की हत्या कह सकते हैं श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र भीम के द्वारा करा दी थी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग मगध के उत्कर्ष के कारण। लिख लीजिए मगध के उत्कर्ष के कारण। तो क्या कारण थे जिस कारण मगध अत्यधिक उत्कर्ष की ओर पहुंचा, तो लिख सकते हैं आर्थिक
कॉमा राजनैतिक व भौगोलिक। ठीक है, कह सकते हैं दोस्तों 3 प्रकार के कारण थे जो उत्तरदायी थे किसके लिए, मगध के उत्कर्ष के लिए। अगर आर्थिक कारणों में देखा जाए तो लिख सकते हैं नदियों से घिरा हुआ, और इस कारण क्या होगा, जलोढ़ मृदा। लिख सकते हैं कृषि अत्यधिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो राजनीतिक कारणों में लिखें तो लिख सकते हैं बड़े बड़े वंशों का उदय। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं धार्मिक एकता का केंद्र। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं योग्य शासक। अब अगर भौगोलिक कारणों को देखा जाए तो लिख सकते हैं नदियाँ। नंबर 2 अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं पहाड़ियाँ, और फिर लिख सकते हैं लोहे की अधिकता। ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं मगध के उत्कर्ष के 3 कारण थे। पहला आर्थिक कारण, चारों तरफ से मैंने आपसे बताया मगध नदियों से घिरा हुआ था, और नदियों से घिरे होने के कारण जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा के कारण कह सकते हैं कृषि अत्यधिक मात्रा में, और अत्यधिक मात्रा में कृषि होने के कारण कह सकते हैं कि कृषि को व्यापार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। नदियों की उपस्थिति के कारण कह सकते हैं नदी का प्रयोग नौकायान के रूप में, संसाधन के रूप में भी किया जा सकता है। राजनीतिक कारण को देखा जाए तो लिख सकते हैं मगध में बड़े बड़े वंशों का उदय हुआ, और एक से एक महान शासक हुए जिन्होंने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अन्य राज्य वंशों को भी मगध में जोड़ लिया, और इसके साथ साथ जो राजवंश थे बड़े बड़े, कहीं ना कहीं ये धार्मिक एकता से जुड़े रहे। कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कोई जैन धर्म का अनुयायी था, इसीलिए मगध जो था वो बौद्ध और जैन का भी प्रमुख केंद्र बना, जिस कारण लोग इसकी ओर अत्यधिक आकर्षित हुए। भौगोलिक कारणों को देखा जाए तो लिख सकते हैं नदियाँ, इसके अलावा पहाड़ियाँ व लोहे की अधिकता। और लोहे की अधिकता देखा जाए तो लिख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यहीं पर स्थित है। और कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार आज भी कह सकते हैं भारत में लौह अयस्क के बड़े साधनों के रूप में या बड़े स्थलों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों लिखा जाए, आप थोड़ा सा अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं जैसे ये मगध है दोस्तों हमारा, ये क्या है हमारा मगध है। अगर मगध के उत्तर को देखा जाए तो इसके उत्तर में गंगा नदी है। अगर दक्षिण को देखा जाए तो दक्षिण में ये विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं विंध्य पर्वत। अगर इसके पूरब को देखा जाए तो पूरब में इसके चंपा नदी है, और इसके पश्चिम को अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं इसका पश्चिम जो है वो सोन नदी से घिरा हुआ है दोस्तों। तो कह सकते हैं मगध जो है वो नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट, अगर मगध की राजधानियों को देखा जाए दोस्तों, क्या देखा जाए, मगध की राजधानियों को देखा जाए तो प्रारंभिक राजधानी अगर इसकी देखें तो ये थी आपकी गिरिवज्र। कौन सी थी, गिरिवज्र दोस्तों। और कह सकते हैं गिरिवज्र जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा स्थल।
ठीक है, तो कह सकते हैं पहाड़ी से पूरी तरीके से लॉक्ड है ये। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं जो दूसरी राजधानी है दोस्तों हमारी कौन सी, पाटलिपुत्र। अगर पाटलिपुत्र को देखा जाए तो लिख सकते हैं सोन गंगा व गंडक के तट पर, अर्थात कह सकते हैं जो दूसरी राजधानी है हमारी पाटलिपुत्र ये जल से दोस्तों घिरी हुई है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए वर्तमान समय में जो मगध है ये क्या है, और कह सकते हैं कौन कौन सा वर्तमान भारत का क्षेत्र है जो मगध में आता है। तो कह सकते हैं अगर वर्तमान में देखा जाए तो पटना व गया का क्षेत्र, ठीक है, पटना व गया का क्षेत्र जो है वो मगध में आता है, लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो कह सकते हैं प्रारंभ में जो मगध था ये दक्षिण बिहार में था, लेकिन धीरे धीरे ये उत्तर भारत में फैल गया, तो लिख लेंगे प्रारंभ में मगध दक्षिण बिहार में, परंतु बाद में उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा क्या कहलाने लगा दोस्तों, मगध कहलाने लगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट दोस्तों देखा जाए तो लिख सकते हैं मगध ने पड़ोसी राज्यों, मगध ने पड़ोसी राज्यों वत्स, कौशल, अवंती, अंग, मल्ल व वज्जी को अपने में मिला लिया, अपने में मिला लिया तथा अखंड भारत का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, तथा अखंड भारत का निर्माण। अब दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो लिख सकते हैं इस कारण क्या हुआ, जो मगध का इतिहास था यह प्राचीन भारत का इतिहास बन गया। तो यहां पे लिख लेंगे नोट, अतः मगध का इतिहास, अतः मगध का इतिहास भारत का इतिहास बना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर पॉइंट लिखें तो लिख सकते हैं मगध में हाथियों की अधिकता। और एक पॉइंट देखा जाए तो लिख सकते हैं मगध की प्रथम जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होती है। इसके अलावा अभियान चिंतामणि में से कीकट कहा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो लिख सकते हैं हाथियों की उपस्थिति या हाथियों की अधिकता लिख लेंगे। हाथियों की अधिकता के कारण युद्ध में आसानी, इससे दोस्तों क्या हुई, युद्ध में आसानी हुई। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं प्रारंभिक जानकारी अथर्ववेद से। ठीक है दोस्तों, किसकी प्रारंभिक जानकारी, मगध की प्रारंभिक जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट लिख लेंगे
अभियान चिंतामणि में, अभियान चिंतामणि में इसे कीकट कहा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कह सकते हैं हमारी मगध की प्रारंभिक जानकारी। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि मगध में प्रारंभ में 3 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें पहला राजवंश था आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश को अगर अन्य नाम से देखें तो इसे कहा जाता है पितृहंता वंश। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। क्यों? क्योंकि कह सकते हैं मगध का वास्तविक संस्थापक और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या कर दी जाती है उसके पुत्र उदयन के द्वारा। तो कह सकते हैं पिता को पुत्र ने मारा, इसीलिए हर्यक वंश का अन्य नाम है कह सकते हैं पितृहंता वंश। दोस्तों दूसरा वंश देखा जाए तो कह सकते हैं ये था आपका शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश की स्थापना कह सकते हैं अमात्य या सेनापति शिशुनाग ने की, और इसका दूसरा शासक जो था कालाशोक था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है ये आपका नंदिवर्धन कहलाता है। दोस्तों शिशुनाग वंश के बाद में मगध पर शासन किया नंदवंश ने। दोस्तों किसने किया? नंदवंश ने। और नंदवंश का संस्थापक उग्रसेन या महापद्म कहलाता है। कौन कहलाता है? उग्रसेन या महापद्म कहलाता है। महापद्म के 8 पुत्र थे, और इसमें कह सकते हैं जो घनानंद था यह सिकंदर का समकालीन था, और इसी के समय कह सकते हैं भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से पर यूनानी सिकंदर ने आक्रमण किया। कह सकते हैं घनानंद के दरबार में कौटिल्य रहते थे, लेकिन एक बार घनानंद ने कौटिल्य को अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। इसी का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से कौटिल्य ने घनानंद को मरवा दिया, और कह सकते हैं घनानंद की हत्या के साथ ही भारत पर एक नवीन साम्राज्य की स्थापना हो गई, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों मैंने बताया प्रारंभ में कह सकते हैं मगध पर 3 राजवंशों ने शासन किया। कभी कभी दोस्तों क्रम पूछ लेता है, तो पहला राजवंश है आपका हर्यक वंश, दूसरा राजवंश है हमारा शिशुनाग वंश, तीसरा राजवंश है हमारा नंदवंश, और चौथा राजवंश है हमारा मौर्य वंश। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे हर्यक वंश। ठीक है दोस्तों, अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो ये है आपका 544 BC से 412 BC। दोस्तों BC को कह सकते हैं लिखा जाता है ईसा पूर्व। क्या लिखा जाता है? ईसा पूर्व। अगर देखा जाए तो हर्यक वंश का अन्य नाम क्या है? तो लिख सकते हैं पितृहंता वंश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो यहां पर लिख लेते हैं संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कहलाता है बिंबिसार, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। अर्थात बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश से या मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जबकि बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। अगर देखा जाए तो बिंबिसार को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। बिंबिसार को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो इसका पहला नाम है क्षेत्रो, और इस नाम की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा नाम देखा जाए तो ये है इसका
छेड़िक, और ये नाम की जानकारी प्राप्त होती है चैन ग्रंथि से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं जो बिंबिसार है ये कैसा व्यक्ति है? दूरदर्शी व, कैसा व्यक्ति है? दूरदर्शी व साम्राज्यवादी। कैसा व्यक्ति है? दूरदर्शी व साम्राज्यवादी। अब देखा जाए तो सर्वप्रथम अगर इसकी राजधानी देखें तो लिख सकते हैं राजधानी गिरिवज्र। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं इसकी राजधानी गिरिवज्र में थी, लेकिन लिच्छवियों के बढ़ते आक्रमण के कारण इसने अपनी राजधानी को कहां कर दिया? राजगृह दोस्तों। तो लिख लेंगे परंतु लिच्छवी आक्रमणों के कारण राजगृह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं इसका टाइम पीरियड, तो 544 बीसी से 492 बीसी तक बिंबिसार ने क्या किया? शासन किया। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं इसकी साम्राज्यवादी जो नीति थी, इस क्रम में इसने सर्वप्रथम कह सकते हैं पड़ोसी राज्य अंग को जीत करके मगध में मिला लिया। तो दोस्तों लिखेंगे क्या लिखेंगे? पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर मगध में मिलाया। ठीक है दोस्तों, और कह सकते हैं पुत्र अजात शत्रु को शासक बनाया दोस्तों। कहाँ का? अंग का। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों विनय पिटक के अनुसार, विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं जीवक राजवैद इसके दरबार में। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आया है कि जीवक नामक राजवैद किसके दरबार से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बिंबिसार के। और ध्यान दीजिएगा इस जीवक को इसने कह सकते हैं अवंती नरेश चंद्र प्रदोत की सेवा में भेजा। और चंद्र प्रदोत को कह सकते हैं कौन सा रोग था? पांडु रोग के कारण दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों जो बिंबिसार था साम्राज्यवादी व्यक्ति था, लेकिन इसकी साम्राज्यवादी नीति ये कहती थी कि पड़ोसी राज्यों से युद्ध ना किया जाए। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है जिसके द्वारा साम्राज्य का विस्तार हो सकता है? तो बिंबिसार ने यहाँ पर दूसरा एक उपाय निकाला, और ये उपाय था वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार। तो हेडिंग डालेंगे वैवाहिक संबंधों के द्वारा राज्य विस्तार। इस क्रम में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं अगर पहला विवाह देखा जाए तो कह सकते हैं लिच्छवी प्रमुख चेतक की पुत्री चेल्लना के साथ में। किसके साथ किया? लिच्छवी प्रमुख चेतक की पुत्री चेल्लना के साथ में। अगर दूसरा विवाह देखा जाए तो कह सकते हैं कौशल नरेश राजा
प्रसेनजित की बहन महाकौशला या कौशल देवी के साथ में, और इस वैवाहिक संबंध से कह सकते हैं इसे क्या प्राप्त हुआ, काशी नामक राज्य प्राप्त हो गया या काशी मिल गया। तीसरा विवाह देखा जाए तो कह सकते हैं ये किया इसने मद्र पंजाब की राजकुमारी छीमा के साथ में। तो कह सकते हैं दोस्तों पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने के बजाय वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। तो लिख लेंगे हेडिंग, क्या लिखेंगे, साम्राज्य विस्तार। क्या लिखेंगे, साम्राज्य विस्तार। ठीक है दोस्तों, और ये कैसे किया, लिख लेंगे वैवाहिक संबंधों द्वारा। वैवाहिक संबंधों द्वारा इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगर इस क्रम में देखा जाए तो पहला विवाह कह सकते हैं लिच्छवी प्रमुख चेतक की पुत्री चिल्लना। नंबर दूसरा देखा जाए तो लिख सकते हैं कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशल या कौशल देवी से, एक ही नाम है दोस्तों। ठीक है, और लिख लेंगे दहेज में काशी। नंबर 3 पॉइंट लिखा जाए तो लिख सकते हैं पंजाब भद्र की राजकुमारी छीमा। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा राज्य विस्तार। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं प्रथम शासक जिसने स्थायी सेना रखी। प्रथम शासक जिसने स्थायी सेना रखी। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो लिख सकते हैं जब महात्मा बुद्ध बीमार हो जाते हैं तो उनकी सेवा के लिए जीवक को भेजता है। और नंबर 3 कह सकते हैं बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा के दौरान जल प्रबंध करवाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर अंतिम पॉइंट देखा जाए दोस्तों तो लिख सकते हैं पुत्र अजात शत्रु द्वारा कारागार में डाल दिया गया, और इसी कारागार में कह सकते हैं 492 BC में बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इसे भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराधिकारी पुत्र दर्शक को। नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं प्रथम शासक जिसने स्थायी सेना रखी। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो लिख सकते हैं जीवक को बुद्ध की सेवा में भेजा। और लास्ट लिख सकते हैं बौद्ध यात्रियों के लिए जल प्रबंध। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए
तो लिख सकते हैं नोट। क्या नोट लिखेंगे? पुत्र अजात शत्रु द्वारा कारागार, 492 ईसा पूर्व में मृत्यु। और यहीं पर दोस्तों कह सकते हैं हमारा जो पहला शासक था, किस वंश का? हर्यक वंश का, बिंबिसार, इसकी कहानी समाप्त हो जाती है। बिंबिसार की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक होता है दोस्तों। तो अजातशत्रु से दोस्तों देखा जाए तो कुछ ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को सर्वप्रथम देख लिया जाए। पहला प्रश्न दोस्तों आता है, किस मगध सम्राट को या किस प्राचीन इतिहास के सम्राट को कुड़िक नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कुड़िक। तो कह सकते हैं अन्य नाम कुड़िक। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो कह सकते हैं जैन मतानुसार इसे क्या कहा गया है? पितृहंता कहा गया है। क्या कहा गया है? पितृहंता। क्यों? क्योंकि पिता की हत्या करके अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा था दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों पिता के समय यह अंग का या चंपा का क्या था दोस्तों? शासक था। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं एक प्रश्न आता है कि जिस समय महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ या निर्वाण प्राप्त हुआ उस समय मगध का सम्राट कौन था दोस्तों? तो ध्यान दीजिए इस समय मगध का सम्राट कौन था? अजातशत्रु था दोस्तों। और अजातशत्रु के शासन काल में ही दोस्तों कह सकते हैं क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें कह सकते हैं 2 पिटकों सुत्त पिटक व विनय पिटक को दोस्तों क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं लिच्छवियों के बढ़ते आक्रमण से अपने राज्य को और राजधानी को बचाने के लिए इसने राजगृह में एक दुर्ग का या किले का निर्माण करवाया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो कह सकते हैं बुद्ध से परामर्श लेने के बाद में इसके मंत्री वत्सकार ने लिच्छवियों में फूट डला दी। क्या डाल दी? लिच्छवियों में फूट डाल दी और वज्जी को किस में मिला लिया दोस्तों? कह सकते हैं मगध में मिला लिया दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कह सकते हैं वत्स, कौशल, मल्ल व कह सकते हैं अंग को भी अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया दोस्तों। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अजातशत्रु दोस्तों। अगर अजातशत्रु का टाइम पीरियड देखा जाए तो कह सकते हैं 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु ने कहाँ पर दोस्तों शासन किया? मगध के सिंहासन पर। और अगर दोस्तों देखा जाए तो एक पॉइंट और है कि अजातशत्रु ने सर्वप्रथम युद्ध में रथ मूसल व महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो हेडिंग डालेंगे अजातशत्रु, अन्य नाम कुड़िक। देखा जाए नंबर 2 शासक अजातशत्रु। अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं अन्य नाम कुड़िक। अन्य नाम क्या था? कुड़िक। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं साम्राज्यवादी व वीर। अगर साम्राज्यवादी के क्रम में देखा जाए तो लिख सकते हैं अवंती, वत्स, वज्जी, अंग,
काशी व मल्ल को किस में मिला लिया? मगध में मिला लिया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो लिख सकते हैं युद्ध में सर्वप्रथम, युद्ध में सर्वप्रथम रथमूसल, युद्ध में सर्वप्रथम रथमूसल व महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं बुद्ध के निर्वाण के समय मगध का शासक। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीति इसी के शासन काल में। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं लिच्छवी के आक्रमणों के कारण राजगृह में किले का निर्माण, या लिख सकते हैं किसका निर्माण? दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो लिख सकते हैं क्या? मंत्री वत्सकार द्वारा वज्जी में फूट। लिख लेंगे मंत्री वत्सकार द्वारा लिच्छवियों में फूट। ठीक है दोस्तों, और लिख सकते हैं यहां पर बुद्ध के परामर्श द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं पुत्र उदयन द्वारा हत्या। क्या कहा जाएगा? पुत्र उदयन द्वारा हत्या। अर्थात कह सकते हैं बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। तो नेक्स्ट शासक है हमारा उदयन। तो लिख लेंगे नंबर 3 उदयन। टाइम पीरियड देखा जाए (460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व। अगर इसके बारे में नंबर 1 पॉइंट देखा जाए तो लिख सकते हैं बौद्ध इसे पितृहंता जबकि जैन पितृभक्त मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? पितृभक्त मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो जैन धर्म का अनुयायी। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी। नेक्स्ट देखा जाए तो माता, और इसकी माता का नाम पता चलता है पद्मावती। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं पिता के समय अंग, ब्रैकेट में लिख लीजिए
चंपा का शासक। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो यहां पर लिख सकते हैं क्या दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना व इसे राजधानी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम देखा जाएगा तो ये है आपका पटना। पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे कहा जाता है, उदयन को कहा जाता है। और ये किस वंश का है, कह सकते हैं हर्यक वंश का है। अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र जो है ये आपका गंगा व सोन नदी के मध्य में स्थित है दोस्तों। वर्तमान में इसका नाम क्या कहलाता है, पटना कहलाता है। अब अगर इसको देखा जाए तो कह सकते हैं अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त गुप्तचर द्वारा हत्या करवा दी जाती है उदयन की। अर्थात कह सकते हैं हत्या का क्रम लगातार चलता रहेगा। पिता को पुत्र ने मारा, पिता को पुत्र ने मारा, और कह सकते हैं फिर किसी को मार दिया गया। तो नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त गुप्तचर द्वारा हत्या। ठीक है दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो कह सकते हैं 440 बीसी से, कह सकते हैं 440 बीसी से 412 बीसी तक हर्यक वंश के अन्य शासकों ने क्या किया, शासन किया। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कहलाता है आपका नागदशक या दर्शक। तो लिख लेंगे अंतिम शासक नागदशक या दर्शक। क्या लिखेंगे, अंतिम शासक। ये है आपका ठीक है। अब अगर इसके बारे में देखा जाए तो लिख सकते हैं अयोग्य व विलासी। अर्थात कह सकते हैं भोग विलास में डूब गया, साम्राज्य में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, जिसका परिणाम क्या हुआ, लिख सकते हैं शासन में शिथिलता तथा जनता ने सेनापति शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे लिख सकते हैं कि जब शासक अयोग्य था, विलासी था, साम्राज्य के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो जनता ने क्या किया, उसी के अमात्य या सेनापति शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया और इसे क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया। और यहां पर कह सकते हैं एक नवीन धर्म आ जाएगा, सॉरी कह सकते हैं एक यहां पर नवीन वंश आ जाएगा जिसका नाम है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश को देखा जाए तो कह सकते हैं शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग कहलाता है। कौन कहलाता है, शिशुनाग कहलाता है, जिसे कह सकते हैं पुराणों ने माना है कि ये लिच्छवी राजाओं से उत्पन्न वैश्या के पुत्र हैं। कह सकते हैं लिच्छवी राजाओं की वैश्या से उत्पन्न पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो कह सकते हैं शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित कर दी। कहां पर स्थापित की, वैशाली में स्थापित की दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। हेडिंग डालिए शिशुनाग वंश।
ठीक है दोस्तों, टाइम पीरियड देखा जाए अगर इसका तो 412 BC से 344 BC तक। ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व भी है। शिशुनाग वंश में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। ठीक है, इस वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? शिशुनाग को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं पुराणों ने इसे लिच्छवी राजा की वैश्या का पुत्र कहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग से एक सबसे महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है, एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है। क्या? पहला शासक है मगध का जिसने कह सकते हैं अवंती को जीत करके किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया। तो लिख लेंगे दोस्तों, क्या? अवंती को जीत करके मगध में मिला लिया दोस्तों। तो लिख लेंगे प्रथम शासक जिसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया, जो बाद में कह सकते हैं इसकी प्रारंभिक राजधानी भी बन गई। अगर दोस्तों इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो ये लिख सकते हैं 412 BC से 394 BC। और शिशुनाग के बाद में गद्दी पर इसका बेटा जिसका नाम था कालाशोक। लिख लेंगे कालाशोक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं पुराणों ने इसे काकवर्ण कहा है। इसका अर्थ होता है कौवे जैसे रंग वाला। नेक्स्ट देखा जाए तो राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में ले आया। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो लिख सकते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों बाद हुई। दोस्तों कह सकते हैं कालाशोक के उत्तराधिकारियों ने 22 वर्षों तक शासन किया और इस वंश का अंतिम शासक कहलाता है आपका नंदीवर्धन या महानंदी। तो लिख लेंगे अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नवीन वंश आया जिसका नाम था नंदवंश। दोस्तों तो हेडिंग डालिए नंदवंश। टाइम पीरियड अगर देखा जाए
344 ईसा पूर्व से 324 या 323। नेक्स्ट अगर देखा जाए संस्थापक, तो ये कहलाता है आपका महापद्म या उग्रसेन। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो लिख सकते हैं उपाधि एकाटक। एकाटक की उपाधि धारण करने वाला कह सकते हैं मगध का प्रारंभिक शासक या प्रथम शासक। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो लिख सकते हैं अन्य नाम अपरो परशुराम या द्वितीय परशुराम, अर्थात कह सकते हैं परशुराम की भांति ही इसने सभी क्षत्रियों का क्या कर दिया था, हनन कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं कलिंग विजय। क्या दोस्तों, कलिंग विजय लिख लेंगे। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। ये लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, जैन मुनि जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया। जिनसेन की प्रतिमा लाया। और नेक्स्ट लिख लेंगे जैन मता अनुयायी, अर्थात जैन धर्म का दोस्तों क्या था, ये अनुयायी था। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं व्याकरणाचार्य पाणिन इसके मित्र। लिख लेंगे दोस्तों व्याकरणाचार्य पाणिनि, और इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। लिख लेंगे उग्रसेन के मित्र दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो लिख सकते हैं उग्रसेन के 8 पुत्र हुए, और कह सकते हैं कुल शासक 9, इसीलिए इसे नवनंद वंश भी कहा जाता है। लिख लेंगे 9 शासकों के कारण इसे नवनंद वंश भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों लिख लें तो लिख सकते हैं मगध के प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। नेक्स्ट दोस्तों, अगर इस इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक देखा जाए या कह सकते हैं अंतिम शासक देखा जाए तो ये है आपका घनानंद। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग घनानंद, ब्रैकेट में लिख लेंगे सिकंदर का समकालीन। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं इसी के समय में 326 बीसी में यूनानी सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर क्या किया था, आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं अत्यंत विलासी व निर्दयी। नेक्स्ट दोस्तों देखा जाए तो लिख सकते हैं 324 बीसी में चंद्रगुप्त
मौर्य द्वारा हत्या। ठीक है दोस्तों, और कह सकते हैं इसी की मृत्यु के साथ में भारत में एक नवीन वंश का या नवीन साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो कह सकते हैं घनानंद की मृत्यु का प्रथम कारण अगर देखें या क्यों चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके ऊपर आक्रमण किया, तो कह सकते हैं घनानंद के दरबार में रहते थे आपके कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, और कह सकते हैं इसने अपनी भोग विलास के कारण कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, एक ही नाम है दोस्तों, इन्हें अपमानित करके निकाल दिया। और अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में कह सकते हैं इसकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ में एक नवीन साम्राज्य का उदय होगा जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों इसके साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों तो एक पॉइंट और देख लेंगे, जो घनानंद है इसके सेनापति का नाम भद्रसाल था। क्या नाम था दोस्तों? भद्रसाल था। लेकिन मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम दोस्तों देखेंगे, कह सकते हैं जो मगध के शासक थे इन लोगों ने सेंट्रल में, मध्य में और दक्षिण में तो मगध को जोड़ लिया था, लेकिन उत्तर पूर्व तक इसका विस्तार नहीं कर पाए थे, जिस कारण कह सकते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारत पर अब क्या होंगे? विदेशी आक्रमण होंगे। और कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम बीच में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण। और इस विदेशी आक्रमण के क्रम में हम लोग दो लोगों को पढ़ेंगे, पहला है हक्कामनी साम्राज्य और दूसरा है आपका सिकंदर का आक्रमण। दोस्तों तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।